Hello everyone. So in today's lecture we will discuss the elements, compound and heterogeneous mixtures in detail. So कल के लेक्चर में हमने ये देखा था कि आपके चारों तरफ जो भी मैटर है दैट इज फाउंड इन इट कैन बी फाउंड इन प्योर फॉर्म और दे कैन बी फाउंड इन मिक्सचर फॉर्म. सो अगर हम प्योर फॉर्म की बात करें वी आर हैविंग एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स. दीज आर द प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर. सो एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो भी पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपके एटॉमिक नंबर्स लिखे हुए हैं और एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर एक्चुअली द प्योर प्योर फॉर्म ऑफ मैटर यू कैन से. तो वहाँ वो उन्हीं को बोलते हैं एलिमेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट वी आर हैविंग कंपाउंड्स. कंपाउंड्स आर बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स. और यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स जुड़े होते हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द केमिकल बॉन्ड्स. मतलब यहाँ पे कंपाउंड्स में केमिकल बॉन्डिंग होती है एलिमेंट्स के बीच में. एग्जाम्पल इज H2O एंड NaCl. दीज आर द एग्जाम्पल्स. यहाँ पे कंपाउंड में आप जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जो भी एलिमेंट के कॉम्बिनेशंस हैं, उनको आप अलग नहीं कर सकते फिजिकल मैथड से. नेक्स्ट वी आर हैविंग मिक्सचर्स. Yesterday I have already told you like mixtures is generally consist of we are having a salt solution. So salt solution में अगर आप चीनी को पानी में मिला के रख दो तो उसमें चीनी जो है वो पानी में पूरी तरह से घुल जाती है. चीनी के पार्टिकल्स फिर आपको विजिबल नहीं होते. तो ऐसे मिक्सचर्स को बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर. एग्जाम्पल इज सॉल्ट एंड वाटर और शुगर एंड वाटर यू कैन से. नेक्स्ट वी आर हैविंग हेट्रोजेनस मिक्सचर. हेट्रोजेनस मिक्सचर में जहाँ पे कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द मिक्सचर. लेट्स टॉक अबाउट सैंड एंड वाटर. इफ़ यू आर टेकिंग द सैंड एंड वाटर एंड वेट फॉर सम टाइम, स्टिर करो लेकिन उसके बाद आप वेट करिए, सैंड जाके नीचे बैठ जाता है. या सैंड आप ले लीजिए या तो क्ले ले लीजिए, सूजी ले लीजिए. आप सूजी और पानी को मिलाएंगे तो सूजी जाके नीचे बैठ जाएगी. तो ऐसे मिक्सचर्स को क्या कहते हैं हम? हेट्रोजेनस मिक्सचर. आई होप कि जो ये आपके जो मैंने ये एक लाइन की डेफिनेशंस दी है इसकी क्लैरिटी आपको अच्छे से हो जाएगी. इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा. यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ पे केमिकल बॉन्ड्स होते हैं बट यहाँ पे कोई मतलब केमिकल बॉन्ड्स की बात नहीं हो रही है. यहाँ पे हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स. मतलब यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग होती है. राइट. केमिकल बॉन्डिंग खुद में एक बहुत वास्ट चैप्टर है क्लास 11th केमिस्ट्री का. सो अगर ये धीमे धीमे होता जाएगा तो फिर उस पर डिस्कशन करेंगे. ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि होमोजेनस हेट्रोजेनस जो ये मिक्सचर्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हमने जो प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस पढ़े थे या प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कौन कौन से होते हैं वो हमने पढ़ा. एलिमेंट्स इन कंपाउंड वो आई थिंक क्लियर है. अब हम बात करेंगे मिक्सचर में होमोजेनस मिक्सचर हेट्रोजेनस मिक्सचर की कैटेगरी के बारे में. होमोजेनस मिक्सचर्स जो बनाते हैं उनको कहते हैं सॉल्यूशंस, एक सॉल्ट सॉल्यूशन. इसमें होता क्या है? होमोजेनस मिक्सचर्स में पार्टिकल की साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, मतलब 1 नैनोमीटर से कम होती है. और आई थिंक सबको पता होगा कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर. मतलब पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से बहुत छोटी होती है. 1 नैनोमीटर से भी छोटी होती है, लेस होती है, कम होती है. Let's talk about colloids, which is the example of which is a type of heterogeneous mixture. Here particle size is found to be bigger than solution. Particle size 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होगी. And the best example of colloid is milk. Next we are having suspension, where particle size automatically इससे बड़ी होगी. जहाँ पे particle size more than 1000 नैनोमीटर है, जहाँ पे particle size आपकी कितनी है? 1000 नैनोमीटर से बड़ी है. तो जहाँ बड़े पार्टिकल्स होंगे ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी. डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो पानी में जाके नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. यही रीज़न है कि जो सस्पेंडेड सस्पेंशंस होते हैं दे गेट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास या जार यू कैन से. बट जो कोलॉइड्स होते हैं, मिल्क होते हैं, वो सेटल नहीं होते. वो लगते होमोजेनस हैं बट एक्चुअली में वो हेट्रोजेनस नहीं है. जब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोलॉइड्स में ऐसा क्या है जो कहीं ये लगता है कि सॉल्यूशन जैसा है और कहीं ये लगता है कि सस्पेंशन जैसा है. सो हम धीमे धीमे इसको भी डिस्कस करेंगे. ओके, तो अभी तक हमने चार सॉल्यूशंस के से नाम लिए. पहला हमने वाटर डिस्कस किया जो कि प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है. और उसके बाद हमें मिक्सचर में 3 चीज़ें पढ़ी. सॉल्यूशन पढ़ा, कोलॉइड देखा एंड सस्पेंशन पढ़ा. तो क्या किया है हमने चारों को 4 ग्लास में रख लिया है. Like in first class we are keeping water,
in second salt solution or sugar solution you can say, in third milk and in fourth flour. मतलब एक में आपने कंपाउंड रखा, दूसरे में सॉल्यूशन, तीसरे में कोलॉइड, चौथे में सस्पेंशन. अब हम करेंगे क्या, इन चारों ग्लास से बारी बारी क्या पास करेंगे, लेजर बीम ऑफ लाइट, लेजर लाइट. When laser light passes, जब इन चारों सोल्यूशन से आप लेजर लाइट पास करेंगे तो आप देखेंगे कि जो लाइट की बीम है वो वाटर में बहुत कम स्कैटर कर रही है. एक पतली आपको रे दिखेगी क्रॉस करते हुए. बट आप जब सॉल्ट सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन में आओगे तो आपको बीम थोड़ी लगेगी, थोड़ी स्कैटर हो रही है, वाटर के कंपैरिजन में थोड़ा सा लाइट स्कैटर कर रहा है. जब आप मिल्क में आओगे तो देखेंगे आप स्कैटरिंग और ज़्यादा हो जाएगी. बट आप जब फ्लोर में आएंगे, लाइक सस्पेंशन में आएंगे, तो स्कैटरिंग और ही ज़्यादा हो जाएगी. तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलेगा कि पार्टिकल साइज जहाँ ज़्यादा बड़ा है वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है. सो इफ पार्टिकल साइज इज फाउंड टू बी मोर, देन स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज फाउंड टू बी ऑल्सो मोर. ओके, तो यहाँ पे ये जो फेनोमेनन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, इसे बोलते हैं क्या, टिंडल इफेक्ट. क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट. एक्चुअली ये जो इफेक्ट है इसको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट टिंडल ने. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट. ये इफेक्ट ये कहता है कि अगर पार्टिकल का साइज अगर बड़ा है तो उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट उतनी ज़्यादा होगी. हैव यू सीन, लाइक अगर आपके कमरे में पूरा अंधेरा है और कहीं से एक हल्का सा रोशनी आ रहा है, सो यू आर एबल टू सी कि उस सन लाइट से जो लाइट आ रही है उसमें छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. सो दिस डस्ट पार्टिकल एक्चुअली प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट इनसाइड द रूम. अभी कुछ दिन पहले एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला था सोशल मीडिया पे, लाइक रील बनाते थे लोग हल्दी डाल के, एक्चुअली हल्दी डाल के पानी में. सो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे जस्ट स्कैटरिंग ही हो रही थी. बट ये था कि साइंस लोगों को थोड़ा, जिसको पता था वो समझ जा रहे थे, बट जो समझ नहीं पा रहे थे उन्हें लग रहा था कि या इट इज़ मिरेकल उनको लग रहा था. बट एक्चुअली लॉजिक बिहाइंड दैट इज टोटली साइंस, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल. और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम अगर स्कैटरिंग डिफाइन करें, सो स्कैटरिंग इज फाउंड, स्कैटरिंग इज मैक्सिमम कहाँ पे है, इन डी, और मिनिमम कहाँ है, वाटर में. सो इन चारों ग्लास से हमें एक कंक्लूजन निकला कि वे पार्टिकल साइज इज फाउंड टू बी मोर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट टू बी हाई, स्कैटरिंग ऑफ लेजर बीम गेट scattered, light of laser beam get scattered more and more where particle size is found to be bigger. तो ये है हमारा टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट को आप घर में जो छोटी रोशनी आ रही है अंधेरे कमरे में वहाँ भी देख सकते हैं डस्ट पार्टिकल के थ्रू. अपार्ट फ्रॉम दिस आप फॉरेस्ट में भी देख सकते हैं. कैनोपी जो सबसे बड़ा ट्री होता है, जो पूरा मतलब ऐसे एरिया को पूरे कवर किया होता है, फिर उससे नीचे और छोटे प्लांट उससे, तो होता क्या है, बिल्कुल जो बेस पे या फ्लोर पे जो प्लांट होते हैं वहाँ पे प्रॉपर सनलाइट नहीं आती. तो होता क्या है, मतलब एक हल्की फुल्की लाइट आती है. तो कभी आप नोटिस करिएगा तो वो एक्चुअल में जो इफेक्ट कॉज कर रहा है दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. आई मस्ट से कि जो टॉपिक मैंने अभी बताया है उसको आप एनसीईआरटी की बुक से ज़रूर देख लेंगे. वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन दैट एग्जैक्टली गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, और एनसीईआरटी बुक आपके कॉन्सेप्ट उससे बहुत क्लियर होने चाहिए. तो आई होप कि आपको मेरा छोटा सा वीडियो आज पसंद आया होगा. आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई होगी. एंड अगेन आई वांट टू से कि रोट लर्निंग हमें नहीं करनी है. वी जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग. और ये नहीं करना है रट लेना है, रटना नहीं है. अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत ईजी लगेंगी. सो आज के लिए बस इतना ही. अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय. ओके, आई होप कि आपको मेरी आज छोटी सी जो वीडियो मैंने अभी आज डाली है इस टॉपिक पे वो आपको समझ आ जाएगी अगर आप पढ़ेंगे तो. एंड ये मेरा बस एक छोटा सा एक एक कह सकते हैं एक एफर्ट है जिससे कि मैं बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि एनसीईआरटी जो है ना आपको वही पढ़नी है. आप कितना भी ज्ञान इधर उधर ले लो उससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला. सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ एनसीईआरटी ही फॉलो करते हैं. और जो मैंने आपको समझाया वो टोटली एनसीईआरटी से है, वो आपकी बेस है. सो नीड नॉट टू फोकस हियर एंड देयर. और ये भी नहीं करना है कि आप स्कूल गए तो वहाँ से नोट्स लिख लिया 4 पेज का, आपको लगे सिर्फ उसी से हमारा काम हो जाएगा. कोचिंग गए तो वहाँ 4 पेज नोट उठा लिया, किसी से काम नहीं होने वाला. पास होने के लिए तो आप एक दिन पहले भी पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तभी होगी जब आपकी खुद के एफर्ट आपके एनसीईआरटी की बुक में लगेंगे. सो बस मेरा यही
यही कहना है कि डोंट डू रोट लर्निंग, जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। जो भी चीज़ें आप स्कूल में पढ़िए, कोचिंग में पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, उसको आके एनसीईआरटी की बुक से रिवाइज ज़रूर करिए। एनसीईआरटी की बुक में जब भी पढ़िए तो उसको मार्क कर करके ही पढ़िए। सो आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑन टुमारो। गुड नाइट।